हे एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल बीट द होपफुल CSC एस्पिरेंट्स। तो आज हम शुरू करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। और मॉडर्न हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर से ये जो हम पर्टिकुलरली सोर्स है इस वीडियो का या मॉडर्न हिस्ट्री का, तो वो हम स्पेक्ट्रम से कर रहे हैं, जो कि मोस्ट रिकमेंडेड बुक है फॉर सिविल सर्विसेज या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो हम मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला हम चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है हमारा यूनिट सेकंड से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो है एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस एंड द कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। इसमें चैप्टर 3 से लेकर चैप्टर 5 तक आते हैं। और इसमें जो हमें बताया गया वो यूरोपियंस कि यूरोपियंस को क्या ज़रूरत पड़ गई कि वो इंडिया में आए और इंडिया को डिस्कवर करें, और फिर कैसे वो आते हैं ट्रेड के लिए और फिर उसके बाद अपने इस्टेब्लिशमेंट कर लेते हैं, फॉर रूल करने लग जाते हैं, पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं इंडिया में आके। तो शुरू करते हैं। इसमें मैं आपको लाइन टू लाइन तो नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ, जो आपको अगर आप पढ़ोगे तो आपको ये लगेगा कि आपने सारा सुन रखा है या समझ रखा है। इस हिसाब से मैं एज अ स्टोरी आपको ये प्रेजेंट करूँगी। तो ये जो बेसिकली पैराग्राफ है, इसमें कुछ ज़्यादा खास दिया नहीं हुआ है। इसमें बेसिक सी चीज़ दी हुई है कि जो हम जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री को कॉन्टीन्यूटी होती है, कोई उसको हम पर्टिकुलर ईयर नहीं होता जिसमें हम डिवाइड कर पाएँ कि हाँ इस ईयर में मिडीवल स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ से मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हो रहा है। ऐसा नहीं है, कॉन्टीन्यूटी। कुछ इवेंट्स होते हैं जो हमें इन इवेंट्स, जैसे कि एंशियंट इंडिया में कुछ इवेंट्स हुए जो मिडीवल तक पहुँचे हम, फिर हमने मुगल्स के रूल को ही मिडीवल का पीरियड माना जाता है मोस्टली। तो जब भी हम मिडीवल की बात करते हैं मुगल्स ही आते हैं हमारे दिमाग में। तो वो सीधा मॉडर्न मिडीवल नहीं शुरू हुआ था, वो पहले एंशियंट से कुछ राजाओं को जीता, ओवर पावर किया, लड़ाइयाँ हुई, वहाँ से कुछ इवेंट्स वहीं से स्टार्ट हुए, तभी हम यहाँ पे पहुँचे, तभी मुगल्स रूल किए। तो इस तरह से कॉन्टीन्यूटी चलती है। और जैसे ही हम मॉडर्न इंडिया के बारे में बात करते हैं कि मॉडर्न इंडिया शुरू कैसे हुआ, मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री कैसे शुरू हुई, तो वो यूरोपियन से स्टार्ट होती है। जो यूरोपियंस है कैसे वो इंडिया में आए 15th सेंचुरी में, जब मुगल्स खुद यहाँ पे रूल कर रहे थे, जब मुगल्स रूल कर रहे थे तब वो आते हैं और कैसे वो अपनी पावर इस्टेब्लिश करते हैं। तो सबसे पहले जो आते हैं, सबसे पहले आते हैं पुर्तगीज आते हैं, फिर उसके बाद डच लोग आते हैं, फिर इंग्लिश आते हैं, फिर फ्रेंच आते हैं, फिर डेन्स आते हैं। पुर्तगीज, डच, इंग्लिश, फ्रेंच, डेन्स। रिपीटिंग, पुर्तगीज, डच, इंग्लिश, फ्रेंच, डेन्स। जो डच हैं वो नीदरलैंड के लोग हैं बेसिकली, और जो डच है, डेन्स हैं, उनके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है या लाइन यूज़ की जाती है कि लास्ट टू कम एंड फर्स्ट टू गो। वो इंडिया में सबसे लास्ट में आए थे और सबसे पहले गए थे। अब जैसे कि सबसे पहले जो हमारा स्टार्ट होता है वो पुर्तगीज से स्टार्ट होता है कि पुर्तगीज हमारे इंडिया में आए कैसे। जो पुर्तगीज लोग हैं वो हमारे इंडिया में आए क्यों। सबसे पहले पुर्तगीज आए हैं, तो आप देख रहे हैं सबसे पहले आए पुर्तगीज है, लेकिन रहता कौन है, इंग्लिश। पुर्तगीज भी आए, फिर डच भी आए, लेकिन कोई यहाँ पे टिक नहीं पाया सिवाय इंग्लिश के। इनकी पॉलिसीज वगैरह ही बेसिकली ऐसी थी और इनको पावर ही इतनी दी गई थी। तो अभी हम पुर्तगीज से स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो पुर्तगीज जो है, पुर्तगीज इंडिया में आना कैसे शुरू हुए, इस पर्टिकुलर हेड का नाम है द क्वेस्ट फॉर एंड डिस्कवरी ऑफ अ सी रूट टू इंडिया। इंडिया में आने की क्या जरूरत पड़ गई। अब जो है ना कि 7th सेंचुरी के आसपास जब हम बात करते हैं, जैसे कि हमें पता है कि लड़ाइयाँ होती हैं, रूल्स बदलते रहते हैं, वैसे ही रोमन एम्पायर का डिक्लाइन शुरू हो गया। अब रोमन एम्पायर के डिक्लाइन के बाद यहाँ पे आ गई अरब पावर्स, मुस्लिम पावर्स, इजिप्ट और पर्शिया के एरिया में। अब यहाँ पे यूरोपियंस पहले तो रेड सी के थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट करते थे और ट्रेड करते थे, लेकिन जब यूरोपियंस और इंडिया के बीच में रोमन एम्पायर में अरब जाके इस्टेब्लिश हो जाते हैं इजिप्ट के एरिया में, तो ये डायरेक्ट रूट जो है ख़त्म हो जाता है और वो इंटरमीडिएरीज बन जाते हैं। जब वो इंटरमीडिएरीज बन जाते हैं ना, तो ये इनके पास मर्चेंटाइज आ जाती है, ये मोनोपोली आ जाती है इनके पास कि हम कुछ भी कर सकते हैं। अब वो क्या करते हैं, मुस्लिम इंटरमीडिएरीज जो है वो इंडिया से ले रहे हैं स्पाइसेस नॉर्मल रेट्स पे और यूरोप में बेच रहे हैं 10% करके उसको, मतलब इतना प्रॉफिट वो ले रहे हैं। अब इतनी महंगी चीज़ें हैं। अब लेकिन उस टाइम पे स्पाइसेस वगैरह जो है, सिल्क वगैरह, इनकी बहुत डिमांड थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी।
ब्लैक, अब स्पाइसेस इतने के ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे कि जो हमारी ब्लैक पेपर है ना, काली मिर्च, उसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है उस टाइम पे। तो हम देख रहे हैं कि कितनी इम्पोर्टेंस, आप देख सकते हैं कितनी इम्पोर्टेंस है उस टाइम पे स्पाइसेस की। अब उनको इतने महंगे मिल रहे हैं तो उनको लगा कि नहीं, इतना महंगा तो नहीं, तो हम कोई और सी रूट सर्च करते हैं। और ये यूरोप के लोग थोड़े एक्सपेरिमेंट्स करने से डरते भी कम है, वेस्ट के लोग एक्सपेरिमेंटल हैं तो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो इनको हुआ कि इंडिया के लिए हम सी रूट क्यों नहीं ढूंढते, या कोई भी रूट हम इंडिया से डायरेक्ट कांटेक्ट करा सके जो। तो फिर इनका शुरू होता है। अब जो 15th सेंचुरी आ जाती है ना, ये जो 15th सेंचुरी आ जाती है ना, तो 15th सेंचुरी में इनका पीरियड जो है डेवलपमेंट का, एक्सप्लोरेशन का, इसको एक्सप्लोरेशन का ही पीरियड माना गया है यूरोप के लिए 15th सेंचुरी को। तो वहाँ पे इनके टाइम पे यहाँ पे शिप बिल्डिंग हो गई, नेविगेशन हो गई, या फिर हम कह सकते हैं कि इनका जो डेवलपमेंट बहुत हुई थी, डेवलपमेंट हो रही थी तो लैंड कल्टीवेशन, प्लो, ये वो हो रहा था, और मीट वगैरह, मतलब इनकी इकोनॉमी डेवलप हो रही है। अब इकोनॉमी डेवलप हो रही है तो पैसा आ रहा है कंट्री में, अब पैसा आ रहा है तो उसके लिए अब लग्जरी गुड्स की डिमांड भी पड़ेगी, तो अब लग्जरी गुड्स की डिमांड हो रही है। और लग्जरी गुड्स में उस टाइम पे प्रिजर्व करने के लिए और खाने को अच्छा बनाने के लिए, मीट वगैरह के लिए स्पाइसेस की ज़रूरत थी, और इसको प्रिजर्व करने के लिए वो आ रहे हैं इंडिया से, तो आता है, तो ये लोग सर्च करते हैं। अब वेनिस और जिनोवा के लोग, वैसे तो इनमें भी बहुत प्रॉस्पेरिटी थी, लेकिन अब टर्क्स और अरब्स वगैरह की वजह से इनको भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो रेडी हो गए। अरब इनको भी तंग करने लगे, अब प्रॉब्लम तो इनको भी आ रही है। तो ये जो इन लोगों ने, वेनिस और जेनोवा के लोगों ने इनको हेल्प करने के लिए मान गए, पुर्तगाल और स्पेन को, विद कि हम आपको पैसा भी देंगे, जो आदमी चाहिए होंगे वो भी देंगे, टेक्नोलॉजी भी देंगे, अगर शिप्स वगैरह चाहिए होंगे तो वो भी देंगे। ये बेसिकली पुर्तगीज जो है क्रिश्चियन थे, और फिर ऐसे ये अपने आप अंदर ये चाहते हैं, इनके लिए ये जो ट्रेड वगैरह की वजह से ना, बेसिकली जब अरब्स आ जाते हैं यहाँ पे, तो इनके मन में ना एक कह सकते हैं खटास आ जाती है अरब्स के लिए, मुस्लिम्स, इस्लाम के लिए। ये क्रिश्चियन होते हैं तो इनको होता है कि कैसे भी ये भी वो इनको भी ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, इस्लाम को भी। तो हिस्टोरियंस ने मतलब जब एक आते हैं, जब हम बात करते हैं तो एक आते हैं हेनरी द नेविगेटर, जिनको कहा जाता है, ये पुर्तगाल के ही एक प्रिंस थे, इनको नेविगेटर बोला जाता है। इनको मतलब ये थे कि हाँ, मेडिटेरेनियन सी और जो भी इंडिया से कनेक्ट करते हैं रूट, इन सब में इस्लामिक जो है डोमिनियन उसको कम किया जाए और हमारा डोमिनियन इस्टेब्लिश हो। तो 1454 में ये राइट दे देते हैं नेविगेट करने का, कि आप लोग ढूंढ सकते हो सी टू डिस्टेंट शोर्स ऑफ द ओरिएंट, ठीक है, इंडिया के तक बेसिकली। लेकिन जब तक ये ढूंढ पाते इंडिया को, डिस्कवर हो पाता है इंडिया, तब तक जो है इनकी डेथ हो जाती है। फिर 1497 की जो है ये इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट इन द सेंस कि याद रखने के लिए, याद रखने वाली चीज़ है। जो 1497 का जो है ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिल्स हुई थी, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिल्स 1494 में ये होती है। इसमें पुर्तगाल और स्पेन को, इनको दो वर्ड्स में बेसिकली, दो वर्ड्स या कह सकते हैं दो, एक बाउंड्री इस्टेब्लिश कर दी जाती है, केप वर्दे आइलैंड्स है, उनको एक बाउंड्री मान लिया जाता है, एक बॉर्डर मान लिया जाता है, और इसके आसपास का एरिया डिवाइड कर लिया जाता है कि कौन सा पुर्तगीज के पास रहेगा, कौन सा स्पेन के पास रहेगा। तो जो ईस्ट वाला एरिया है ना, वो पुर्तगीज का हो जाता है, और जो स्पेन वाला एरिया है वेस्ट का, वो स्पेनिश लोगों का हो जाता है। अब इनकी उत्सुकता जो है और बढ़ जाती है इंडिया के लिए। अब 1487 में आते हैं पुर्तगीज नेविगेटर बार्थोलोम्यू दास, जो कि केप ऑफ गुड होप अफ्रीका तक पहुंच जाते हैं, ईस्टर्न कोस्ट तक। अब इसको केप ऑफ गुड होप इसीलिए नाम दिया गया है क्योंकि इनको पता चल गया था कि इसके आगे भी है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या आ रही थी, ये 11 महीने बाद इंडिया अराइव कर लेते हैं, इंडिया को डिस्कवर कर लेते हैं थ्रू अ सी रूट, पर ये 11 महीने ही करते क्या है, इनके एक्सपेरिमेंट्स फेल होते हैं। यहाँ पे जो हमारा अरेबियन सी वगैरह वाला एरिया है ना, जो आसपास का एरिया, तो यहाँ पे ना इंडियन ओशन में करंट्स बहुत चलते हैं, ये जो पर्टिकुलर एरिया है, तो इनको राउंड ऊपर से आना पड़ा, क्योंकि करंट्स, ओशियानिक करंट्स वगैरह होते हैं, ज्योग्राफी का टॉपिक है,
ओशियानिक करंट्स वगैरह की वजह से ना यहाँ पे स्टॉर्म्स, साइक्लोन्स, ये सब की सिचुएशंस बनी रहती है। तो इधर से एकदम अगर हम कहें कि साथ साथ बाउंड्री लाइन के लैंड एरिया के हम लोग कर लें तो नहीं कर पाएंगे। तो ये डिस्कवर कर लेते हैं फाइनली इंडिया को। अब आता कौन है? फ्रॉम ट्रेडिंग टू रूलिंग की बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं वास्को डी गामा। अब 3 शिप्स लेके, इनको गुजराती पायलट है अब्दुल माजिद, वो लेके आते हैं, कैलिकट में पहुंचते हैं बेसिकली 1498 में। और वहां पे रूल कर रहे होते हैं जामोरिन, जिनको सामुथिरी भी बोला जाता है, वो रूल कर रहे होते हैं। और इनकी जो यूरोपियंस है ना, इनकी इंटेंशन इस टाइम पे कोई रूल वगैरह करना नहीं था, इनको बस था कि हमें ट्रेड करना है। तो जो जैमोरिन है वो इनका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं, बहुत फ्रेंडली। और अरब ट्रेडर्स को ये बात अच्छी नहीं लगती इस टाइम। अरब क्योंकि इंटरमीडिएरियस थे ना तब, वो बीच में, तब इंडिया में कब से ट्रेड कर रहे हैं वो, तो अरब को ये बात अच्छी नहीं लगती कि पुर्तगीज आ गए हैं। तो वो बहुत कोशिश करते हैं कि इनको भगाया जा सके यहाँ से, ताकि हमारा जो मोनोपोली है, हमारा जो पहले से इस्टेब्लिश्ड ट्रेड है, वो खतरे में ना आ जाए। अब इंडिया और इंडियन ओशियन और इंडिया ट्रेड कितना चलता है इंडियन ओशियन में, इंडियंस का, अरब्स का, अफ्रीकन्स, ईस्ट कोस्ट के, चाइनीज, जैवनीज, सब लोगों का ट्रेड यहाँ पे चलता है, सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं ट्रेड में। अब पुर्तगीज को था कि वो मोनोपलाइज कर लें, ताकि इनको जो है ट्रेड प्रॉफिट हो और कॉम्पिटिटर जो है इनके अरब्स, इनको निकाल सकें। ये कोशिश करते हैं बहुत। वास्को डे गामा 3 महीने के लिए इंडिया में रहते हैं, फिर वो पुर्तगाल वापस चले जाते हैं, फिर अपने साथ काफ़ी सारे सामान लाते हैं और वहाँ पे काफ़ी प्रॉफिट में, यहाँ से वो सामान लेके जाते हैं, वहाँ पे यूरोप में काफ़ी, इंडिया से सामान लेके वो यूरोप में काफ़ी प्रॉफिट के साथ बेचते हैं। तो जो है अब इनको पता चल जाता है कि हम, अब देखो पहले तो ये 10% फी जो है उनको दे रहे थे अरब्स को। अब जब ये यहाँ से सामान लेके सीधा उधर बेच रहे हैं तो इनको वो 10% खर्चा नहीं पड़ रहा है, वो उनको 10% प्रॉफिट हो रहा है। अब जब प्रॉफिट हो रहा है, ये आगे बेच रहे हैं, तो सबको तलब लगेगी कि हाँ भाई हम भी जाके सीधा ट्रेड इस्टेब्लिश करें। तो फिर आते हैं पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, जो स्पाइसेस के ट्रेड के लिए आते हैं, नेगोशिएट वगैरह करते हैं, कैलिकट में फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। और इस वजह से जो है अटैक्स वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं, काफ़ी पुर्तगीज लोग मारे जाते हैं। बेसिकली अरब लोग ही करते हैं, क्योंकि वो चाहते नहीं है कि पुर्तगीज यहाँ पे अपना ट्रेड वगैरह करें, अपनी फैक्ट्रीज वगैरह इस्टेब्लिश करें, क्योंकि उनका कंपटीशन बढ़ेगा इस चीज़ से। तो बहुत लड़ाई होती है, बहुत वो होता है। तो वास्को डे गामा 1501 में आते हैं और वो जमरीन से रिक्वेस्ट करते हैं फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए, ताकि अरब्स को निकाल सकें वो। लेकिन जो जमरीन है वो पुर्तगीज के फेवर में नहीं, अरब्स के फेवर में बोलते हैं। लेकिन फिर भी किसी तरीके से एट द एंड ऑफ द टाइम एट द एंड ऑफ द डे वो अपनी पोजीशन प्रोटेक्ट कर लेते हैं, ये अपनी जो है इस्टेब्लिश कर ही लेते हैं अपनी फैक्ट्रीज वगैरह। कन्नौर में ये सबसे पहले अपनी फैक्ट्री लगाते हैं, कैलिकट में, और फिर कैलिकट और कोचे नाम का जो एरिया है वो इनका मेजर वो बन जाता है, हब बन जाता है, इनके ट्रेड सेंटर्स बन जाते हैं। ये गोवा के आसपास का एरिया है। और फिर उसके बाद इनके कुछ इंपॉर्टेंट लोग हो गए, जैसे पहले हमने वास्को डी गामा के बारे में पढ़ लिया। अब फ्रांसिस्को दे अल्माइडा, ये गवर्नर अपॉइंट किए गए थे इंडिया में 3 ईयर टर्म के लिए। इन्होंने भी काफ़ी किया है। इनकी सबसे फेमस जो है ना वो ये है ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू जिसको कार्टरेज सिस्टम भी बोला जाता है। इसमें इनको था ना, इनको पता था पुर्तगीज को, यूरोपियंस को, कि अगर हमें अरब्स को वो करना है ना, अरब्स को कम्पीट करना है, उनको कॉम्पिटिशन से बाहर निकालना है, तो हमें जो सी रूट है, क्योंकि बेसिकली तब इंडिया का ट्रेड, इंडिया से ट्रेड सी रूट्स के थ्रू ही मोस्टली पॉसिबल था। तो इनको था कि हम इंडिया में इंडियन ओशियन का जो रूट है, जो जितने भी वाटर रूट्स हैं, सी रूट्स हैं, उन पे हम अपना मोनोपोली इस्टेब्लिश कर लें, चार्ज करना शुरू कर दे, अपना डोमिनियन बना ले, ताकि जो है अगर कोई यहाँ से गुजरे तो यहाँ तो उसको हमें पैसा देना पड़े निकलने के लिए। बेसिकली जो अरब कर रहे थे, इंटरमीडिएरीज बन रहे थे, तो सी रूट के थ्रू ये इंटरमीडिएरी बन रहे थे ब्लू वाटर पॉलिसी यूज करके। ये दी किसने थी? फ्रांसिस्को दे अल्माइडा ने। बस इसके बारे में यही याद रखना है कि ब्लू वाटर पॉलिसी थी क्या, ये सी रूट को अपने कब्जे में लेना था, ताकि अगर किसी को
क्रॉस करना है, कोई ट्रेड वगैरह करनी है सी रूट के थ्रू, तो वो हमें टैक्स दें, ठीक है। और ये लोग तो फ्री ऑफ कॉस्ट जाएंगे ही। तो फ्रांसिस्को दी अल्माइडा का और दूसरे हो गया अल्फोंसो दी अल्बुकर्क। इनको रियल फाउंडर माना जाता है पुर्तगीज पावर का ईस्ट में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये ना जो इस्टेब्लिशिंग करते हैं वो तो करते ही हैं, ये शादियां करनी शुरू कर देते हैं, ये रियल पावर इस्टेब्लिश करते हैं। इंडिया में काफ़ी सारी लड़ाइयाँ भी होती है, काफ़ी ये वो भी करते हैं। इस टाइम पे ना फर्स्ट टाइम था इंडिया की टेरिटरी में कोई आया था, कोई लड़ाइयाँ हो रही थी अलेक्जेंडर के बाद में। और ये इंटरेस्ट, मैं अरब्स की बात करूँ कि मतलब बाहर की कोई पावर, इंडिया की पावर्स नहीं, वो तो हमेशा ही लड़ते रहते थे। तो एक इंटरेस्टिंग फीचर इस टाइम का ये है कि यहाँ पे सती अबॉलिश हो जाती है, अबॉलिश करने की कोशिश की जाती है, या मतलब मूवमेंट चल पड़ती है, लोगों को अवेयरनेस हो जाती है सती प्रथा के बारे में कि ये एक सामाजिक बुराई है। और फिर आते हैं हमारे निन्हो दा कुन्हा। ये ना एक्चुअल में मतलब शादी वगैरह करते हैं और फिर उसके बाद शादियां वगैरह करेंगे तो इनको ज़मीन वगैरह भी दहेज में मिलेगी। इनका यहाँ पे मतलब वो बढ़ जाता है, प्रभाव बढ़ जाता है, जैसे कि हम कह सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं निन्हा दा कुन्हा। इनके टाइम पे जो है, अब निन्हो दा कुन्हा आते हैं उसके हुमायूं के टाइम पे। अब हुमायूं के टाइम पे ना हुमायूं की और बहादुर शाह था जो गुजरात है, उनकी काफ़ी मतलब कॉन्फ्लिक्ट चलती है। अब जो बहादुर शाह है ना गुजरात का, वो हेल्प लेता है पुर्तगीज से ताकि वो हुमायूं को हरा सके, लेकिन ऐसा नहीं होता। उस टाइम पे मुगल आर्मी बहुत स्ट्रांग होती है, तो वो डिफीट कर देते हैं इनको। और फिर उसके बाद पुर्तगीज जो है बंगाल में भी अपना इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश करते हैं, काफ़ी पुर्तगीज नेशनल्स को वहाँ पे इस्टेब्लिश कर देते हैं और अपनी जो हेड क्वार्टर्स हैं वो हुगली में इस्टेब्लिश कर लेते हैं। अब होता क्या है, बाकी जगह पे गुजरात को छोड़ के बाकी का सारा इंडिया महमूद बेगाड़ा, मतलब काफ़ी पावरफुल रूलर्स के द्वारा रूल किया जा रहा था 1458 से लेके 1511 तक। बामनी किंगडम इस टाइम पे अपने डाउनफॉल पे था, तो किसी के पास भी इतने नेवल स्ट्रेंथ, ये वो चाइनीज इंकर्जन्स आ रहे थे इस टाइम पे ना, इनके लिए फेवरेबल कंडीशंस बन रही थी। एक तो चाइनीज आ रहे हैं, कितने इन्वेजन्स हो रहे हैं, कितने अटैक्स हो रहे हैं इंडिया पे, बाकी जो किंगडम्स हैं स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग वो डाउनफॉल पे जा रहे हैं, और ऊपर से इन्होंने शादियां वगैरह करके वैसे ही अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर ली थी। तो ये सब अब ये सब मतलब इनके फेवर में बाद में होता रहता है सब। ये कैसे अपनी एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, अपनी फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करते हैं, किस किस को कैसे कैसे अपॉइंट करते हैं, कौन कौन से इनकी रिलीजियस पॉलिसी, ये रिलीजियस पॉलिसीज ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो रिलीजियस पॉलिसी ऑफ पुर्तगीज क्या होती है कि क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना चाहते हैं और इस्लाम को ख़त्म करना चाहते हैं। अब इनको ये मौका मिलता कब है, बाकी सब अकबर के टाइम पे मिलता है इनको ये मौका। अकबर ने दीन ही लाई, हम सबको पता है कि वो सब रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करता था, सबके विद्वानों को बहुत इज्जत देता था और उनकी सुनता था। तो अकबर ने दीन इलाही शुरू किया हुआ था, तो वहाँ पे इनविटेशन आता है इनके 2 प्रीस्ट बुलाने का अकबर से। तो ये लोगों को लगता है कि अब हम इस्लाम ख़त्म करके जो है इस्लाम ख़त्म करके क्रिश्चियनिटी पे फोकस कर सकते हैं, उसको स्प्रेड कर सकते हैं। लेकिन ऐसा इनका होता नहीं है, ये 2-3 बार अकबर इनको बुलाता है लेकिन फिर भी ये इस्टेब्लिश नहीं हो पाते हैं, मतलब क्रिश्चियनिटी को इतना प्रमोट नहीं कर पाते हैं। और फिर इतने में जो है जब तक इनकी कोशिशें तो करते हैं लेकिन इनकी पूरी नहीं होती। इसमें इनका नाम जो फेमस नाम है वो फादर जीरोम जेवियर और इमैनुअल पेनहेरो का आता है। फिर उसके बाद जहांगीर आ जाते हैं, प्रिंस सलीम जिनको कहा जाता है, वो तो वैसे ही बहुत ज़्यादा मतलब इनके खिलाफ होते हैं। वो कट्टर मुस्लिम, हम सब जानते हैं उनके बारे में, कट्टर मुस्लिम है वो। तो वो इनसे इनकी मतलब थोड़े से जो फेवर्स इनको दिए जाते हैं अकबर के द्वारा वो उनको वापस ले लेते हैं, लेकिन थोड़े टाइम बाद सब सॉर्ट आउट कर लेते हैं पुर्तगीज उनके साथ और उनको वो फेवर्स वापस इस्टेब्लिश हो जाते हैं, फिर इनको फेवर करने लगते हैं। अब आते हैं 1608 में, सबसे मेन चीज इंग्लिश लोग। कैप्टन विलियम हॉकिंस आते हैं 1608 में, हेक्टर शिप है इनकी नाम का,
और हेक्टर नाम है इनकी शिप का, और वो सूरत में आ जाते हैं। अब वो सूरत में आ गए, जेम्स वन ऑफ इंग्लैंड। पता है सब, अब जब हम बात कर ही रहे हैं तो फिर ये आता है कि सारी पावर्स थी। पुर्तगीज कितने टाइम से थे, वो कितने टाइम से मुस्लिम रूलर्स का उनको फेवर मिल रहा था, फिर भी इंग्लिश कैसे इस्टेब्लिश हो जाते हैं। एक्चुअली इंग्लिश का था ना, ये फ्रेंच के साथ भी कार्नेटिक वॉर्स फाइट करते हैं, एंग्लो पुर्तगीज वॉर भी होती है, एंग्लो डच राइवलरी भी होती है, एंग्लो फ्रेंच राइवलरी भी होती है, सब होती हैं। लेकिन ये ना ट्रीटीज करके बहुत ही ज़्यादा चालाकी से ट्रीटीज वगैरह करके, पॉलिसीज वगैरह, वादे वगैरह करके जो है इनको वापस भेज देते थे और इंडिया की टेरिटरी खुद एक्वायर कर लेते थे। जैसे कि इन्होंने कईयों को दिया था, जैसे डच लोगों को ये इंडोनेशिया दे देते हैं कि हम इंडोनेशिया की टेरिटरीज ब्रिटिश खाली कर देंगे, और इंडिया की जो टेरिटरीज में डच का रूल है वो इंडोनेशिया में चला जाएगा, यहाँ से वो खाली कर देंगे। इस तरह से इन्होंने काफ़ी ट्रीटीज वगैरह की। सेम विद इन्होंने फ्रेंच किया है। तो इस तरह से इनकी पावर इस्टेब्लिश होती है। वो हम अगले वीडियो में करेंगे। कार्नेटिक वगैरह वगैरह जो भी एंग्लो वॉर्स हुई हैं सब के बारे में पढ़ेंगे। इसमें वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। तो पुर्तगीज जब इंग्लिश आना स्टार्ट करते हैं तो ये जो विलियम हॉकिंस है इनको टर्किश भी आती है, तो ये किसी तरह से उसको जहांगीर को ना इम्प्रेस कर लेते हैं, क्योंकि ये टर्किश में भी बात कर पाते हैं और सब तरह से। और फाइनली वैसे तो पुर्तगीज इनको नहीं एक दो बार में सक्सेसफुल होने देते, लेकिन फिर भी ये सक्सेसफुल हो जाते हैं, और इनको जो है, इनको जो भी एरिया मिलता है, इनको लैंड पे एरिया नहीं मिलता है ट्रेड करने का। ये जो कोस्टल एरियाज हैं वहां पे ट्रेड करते हैं, और काफी टाइम तक, अबाउट 50 ईयर्स ये लोग वहीं पे रूल करते हैं ब्रिटिशर्स। 50 ईयर्स तक पुर्तगीज ने इनके पैर नहीं लगने दिए थे इंडिया में। फिर धीरे धीरे हुगली को कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे जब ब्रिटिश आने लग जाते हैं तो ट्रीटीज वगैरह होती हैं, और ऊपर से हमारे समाज में काफ़ी कुप्रथाएं, हमारे लोग नहीं एक्सेप्ट करते हैं कि इनकी हमारे जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं उनमें कोई वो करे, इंटरफेयर करे। तो पुर्तगीज करते थे, और काफ़ी सारे और फैक्टर्स हुए जिसकी वजह से पुर्तगीज का डिक्लाइन स्टार्ट हो गया। सबसे पहले तो ब्रिटिशर्स ही मेन रीजंस थे। वहाँ पे भी मतलब पावर्स, पुर्तगीज पावर, पुर्तगाल में भी इनकी काफ़ी लड़ाइयाँ वगैरह होने लग गई थी। वहाँ पे भी इनके किंगडम्स के डाउनफॉल स्टार्ट हो गए थे। तो अब ये मेन टाइमलाइन है कि 1498 में वो आते हैं, फिर कोचीन में इनकी 1503 में फर्स्ट इस्टेब्लिश होती है कंपनी, फिर सेकंड पुर्तगीज फोर्ट कैनोवर में होता है। ये धीरे धीरे मतलब दीवान 45 भी परमिशन लेके करते रहते हैं। और 1663 में मेन रीजन जो था, 1612 में तो ये पुर्तगाल में तो डच आ जाते हैं। अब 1612 में इनकी जो सूरत की फैक्ट्री है उसको भी इंग्लिश एक्वायर कर लेते हैं, और 1663 में डच सारे के सारे पुर्तगीज फूड को एक्वायर कर लेते हैं। तो इससे इनका डिक्लाइन शुरू हो जाता है। अब इनका पुर्तगीज की सिग्निफिकेंस क्या थी? सिग्निफिकेंस ये थी कि इन्होंने मतलब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, और देखो जब भी ये सब हुआ था ना, रेनेसांस का पीरियड, जो इसमें एक वर्ड मेंशन है उसका मतलब होता है कि जागरूकता आनी या कोई ट्रांजिशन आना, कोई ट्रांसफॉर्मेशन फेज आना। तो इसमें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो है, जैसे कि हमारे इंडिया को भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री बोला जाता है, वो सब आती हैं। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री से कुछ चीज़ें, कुछ खाना पानी, कुछ खाने की चीज़ें, कुछ टेक्नोलॉजी, कुछ साइंस, कुछ आर्किटेक्चर, कुछ बीमारियां, सब एक्सचेंज होता है थर्ड वर्ल्ड से फर्स्ट वर्ल्ड में, फर्स्ट वर्ल्ड से थर्ड वर्ल्ड में। तो वो बहुत कुछ हुआ था इस टाइम पे। बाकी पोटैटोज, टोबैको, हमें पता ही कि ये सब इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे पुर्तगीज ने इंडिया में, टोबैको वगैरह भी, पोटैटोज वगैरह भी। तो ये सब टी वगैरह ये सब यूरोपियंस की ही देन है इंडिया में। और सिल्वर स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, ये सब आर्ट्स भी काफ़ी तरह के, चर्चेस का इंटीरियर जो है, ये सब इंडिया में पुर्तगीज के आने से हुआ था। अब फिर उसके बाद डच आते हैं। डच का कुछ नहीं है, सबसे पहले जो है डच, ये नीदरलैंड के लोग हैं बेसिकली। इंडिया में आते हैं 1605 में, मसूलीपट्टनम आंध्रा में। इनके 3 साल बाद ही ब्रिटिश आ जाते हैं, तो इनका कुछ खास रहता नहीं है। ये अपनी इस्टेब्लिश करते हैं फैक्ट्रीज कोरोमंडल, कूच, गुजरात में।
और वहाँ से फिर उसके बाद ये कासिम बाजार, चिंसुरा, सूरत, मद्रास, यहाँ वगैरह पे। अब आती है एंग्लो डच राइवलरी। इंग्लिश है, लड़ाइयाँ तो करेंगे ही। तो इनका बेसिकली ये होता है कि इनकी जो मतलब नीदरलैंड्स और नीदरलैंड्स में भी इनकी लड़ाई चल रही होती है और ये इंडिया में भी आ जाती है। अब इंडिया में भी आ जाती है तो इनका पता है क्या होता है, पहले इनकी जब लड़ाई होती है तो फिर ये लोग ट्रीटी कर लेते हैं कि ठीक है हम इंडोनेशिया की टेरिटरीज दे देंगे आपको इंडिया की। इस तरह से करके एक दो बार इनकी लड़ाई होती है, वॉर्स वगैरह होती है। तो फिर जो फाइनली जो इनकी सेकेंड थर्ड वॉर है उसमें ये लोग जो इंग्लिश है वो इंडिया की टेरिटरीज रख लेते हैं ट्रीटी करके और डच लोगों को इंडोनेशिया की सारी टेरिटरीज दे देते हैं ट्रेड करने के लिए। अभी तक जो भी लड़ाइयाँ हो रही हैं यूरोपियंस की वो सिर्फ ट्रेड के लिए हो रही है। अभी तक एक भी लड़ाई जो है ये कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जो है किसी टेरिटरी को अक्वायर करने में, किसी पॉलिटिकल वॉर नहीं हो रही है यहाँ पे कोई भी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये जो इंग्लिश डच राइवलरी है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बैटल ऑफ हुगली है 1759 की। फिर इसके बाद इंग्लिश आ जाते हैं चार्टर। फिर इसके बाद इंग्लिश आ जाते हैं, चार्टर इशू करती हैं क्वीन एलिजाबेथ। तो ये 1599 में, वैसे 31 दिसंबर 1599 को इशू हुआ था ये चार्टर और 1600 में हम बोलते हैं कि ये से इस्टेब्लिश हुई थी। तो इनको ना काफ़ी पावर्स मिल जाती हैं। अब ये पहले रॉयल चार्टर, ये ना पहले कुछ लोग एक कंपनी फॉर्म करते हैं, फिर इनको क्वीन की परमिशन चाहिए होती है कि ये ऐसे पूरे वर्ल्ड में कहीं भी ट्रेड कर सके। तो ये क्वीन के पास जाते हैं। क्वीन के पास जब ये जाते हैं तो फिर इनको रॉयल चार्टर इशू हो जाता है। इनकी जो सबसे ज़्यादा सक्सेस थी, इंग्लिश की सबसे ज़्यादा सक्सेस का कारण ये है कि कोई और यूरोपियन पावर नहीं टिक पाई। एक तो इनके पास इंस्टेंट डिसीजंस लेने की पावर थी। इनको जो रॉयल चार्टर इशू हुआ था ना उसमें इनको पावर्स बहुत ज़्यादा दी गई थी। जैसे कि अगर आपको लगता है कि मिलिट्री यूज़ कर रही हैं आप तभी कर सकते हो। आप फाइनेंस को लेके कोई भी डिसीजन ले सकते हो। आप कोई भी लॉ को लेके आप कोई भी जजमेंट, अगर आपको उस टाइम पे डिसीजन ठीक लगता है आप इंस्टेंट ले सकते हो। आपको हायरार्की फॉलो करने की जरूरत नहीं है, पहले क्वीन से परमिशन आएगी तो फिर ये जो भी करते थे इंस्टेंटली करते थे। और इनके इंस्टेंट जो है पॉलिसीज या इंस्टेंट एक्शंस की वजह से ही इंग्लिश इस्टेब्लिश हो पाए थे इंडिया में। तो फिर धीरे धीरे इनकी ये सब ना आप, और फिर सबसे मेन चीज़ आती है, ये सब मतलब स्टोरी ही है एक। और ऐसे धीरे धीरे वो अपनी इस्टेब्लिश करते हैं कंपनीज वगैरह इस्टेब्लिश करते हैं, अपनी फैक्ट्रीज वगैरह। इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है इंडिया में सरवाइव करने के लिए, इतनी पावर्स के लिए। और फिर इनको सबसे इनकी जो सोने की घड़ी आती है, सोने के पल आते हैं इनके पास, वो आते हैं 1715 में, जब फारूकसियार इनको फरमान जारी करते हैं कि एनुअली 3000 रुपये, एक्चुअली ये इनका कोई ना मतलब अपना सर्जन वगैरह साथ लाते हैं तो वो फारूकसियार की काफ़ी लंबी सी बीमारी जो है ठीक कर देते हैं। तो फारूकसियार इनसे इम्प्रेस होकर इनको एक फरमान जारी कर देते हैं। तो उस फरमान में इनको 3000 रुपये जो है एनुअली ब्रिटिश को पे करने हैं, इंडियन मुगल रूलर फारूकसियार को। और वो इनको बंगाल में डिप्लॉय कर देते हैं। अब बंगाल उस टाइम पे सबसे ज़्यादा डिमांडिंग रीजन था, बहुत ज़्यादा पावरफुल था। बंगाल, बिहार, बांग्लादेश, उड़ीसा और नेपाल, ये सारा काफ़ी सारा एरिया जो था तब बंगाल के अंडर में आता था। बहुत ज़्यादा समृद्ध देश था ये उस टाइम पे, राज्य था बंगाल का। तो इनको वहाँ पे उस टाइम ना मुगल्स रूल कैसे कर रहे होते हैं कि गवर्नर्स एस्टैब्लिश किए होते हैं उन्होंने जगह जगह। तो बंगाल, जब ये बंगाल में इनको दीवानी वगैरह दे देते हैं ना फारूकसियार इनको फरमान के थ्रू कि आप बंगाल में ट्रेड कर सकते हो, इस तरह इस चीज़ से ना इनका जो बंगाल का गवर्नर है वो खुश नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उनको माननी पड़ती है ये चीज़। अब ये अपने खैर ये क्या करते हैं, ये जो भी इनके फरमान में जो भी कंडीशंस होती है ब्रिटिश उनको फुलफिल नहीं करते हैं अच्छे से। लेकिन गवर्नर जो है बंगाल का कुछ खास बोलता नहीं है इस मामले में। कर बोलेगा भी क्या, ये मतलब जब सेंटर ने ही परमिशन दे दी है, मुगल्स ने ही परमिशन दे दी है मेन रूलर ने। तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं ना, ये अपनी पॉलिसीज वगैरह उसको फॉलो नहीं करते, फरमान्स के जो भी कंडीशंस होते हैं उनको अच्छे से फॉलो नहीं करते हैं। और पता है करते क्या है, ये 3000 दस्तक तो देते हैं, साथ में गिफ्ट्स वगैरह भेजते रहते हैं मुगल को, उनको एम्पायर को।
तो वो खुश रहता है, वो देखता भी नहीं है कि ये लोग कर क्या रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से एक गलत फ़ायदा उठाना, ये वादे बहुत तोड़ते, बहुत वादे करते, बहुत तोड़ते हैं। और फिर फाइनली ऐसे करते करते जब ये इस्टेब्लिश हो जाते हैं, इनकी कंपनीज वगैरह चलने लग जाती हैं, इनकी फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश स्टार्ट हो जाती है, फिर ये धीरे धीरे करके पुर्तगीज़ को भी यहाँ से हटा देते हैं, डच को भी हटा देते हैं, फ्रेंच को भी हटा देते हैं, कार्नेटिक वगैरह, एंग्लो कार्नेटिक वॉर्स, एंग्लो डच वॉर्स, इनके थ्रू। और फिर ये इंडिया में रहने लग जाते हैं। देखो अब इन्होंने क्या किया, सब पावर्स को भी हटा दिया जो इनके कॉम्पिटिटर्स थे। अब ये इनको फरमान भी मिल गया, बंगाल में ट्रेड करने का मिल गया। तो सबसे बड़ा राज्य था उस टाइम पे बंगाल, सिर्फ बंगाल अकेला पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा राज्य था और सबसे समृद्ध राज्य था। जब इनको वहाँ पे अपनी पावर इस्टेब्लिश हो गई, इनको ट्रेड करने की फैसिलिटी मिल गई, तो ये धीरे धीरे जो है स्टार्ट कर देते हैं अपना, जो ब्रिटिशर्स हैं वो अपना रूल इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर फाइनली आता है बैटल ऑफ 1757, बैटल ऑफ प्लासी बोलते हैं जिसको हम, उसका टाइम पीरियड आता है। वहाँ पे मीर जाफर को ये लोग अपने साइड कर लेते हैं, वो क्योंकि मिलिट्री कमांडर होता है तो शाह शुजा का वो, तो इनकी लड़ाई होती है। अब जब जिस दिन लड़ाई हो रही होती है 1757 में, उस दिन क्या होता है कि बारिश हो रही होती है। तो बारिश के टाइम पे ना इनका जो है मतलब ब्रिटिशर्स तो अपना सामान बचा लेते हैं, अपने इक्विपमेंट्स, अपने वेपन्स, लेकिन ये मीर जाफर ऐसा कुछ नहीं करता है, जिसकी वजह से बारिश की वजह से मुगल आर्मी के वेपन्स जो है ना वो खराब हो जाते हैं, वो चल नहीं पाते। इस वजह से कम जो है पूरी की पूरी मुगल सेना है उसको पीछे होना पड़ता है। मुगल कमांड है जो पूरी मीर जाफर के कहने पर वो पीछे हट लेते हैं। अब जब वो पीछे हट गए तो मतलब वो हार गए और ब्रिटिश जीत गए। अब उनको उन्हें देना पड़ता है बंगाल, बिहार, मतलब इनको इस तरह से इन लोगों ने मेन जो है जगह एक्वायर कर ली थी। तो फिर इनकी एक पॉलिसी रहती थी कि ये जल्दी जल्दी, इन्होंने 1764 तक स्पेशली, जब 1864 तक इनका जब तक बैटल ऑफ बक्सर नहीं हुआ तब तक इन लोगों ने यही किया है कि अपना टेरिटरी एक्वायर कर लो और फिर उसके बाद उनको कोई इंडियन राजा को अपना पपेट बनाकर बिठा दो और जैसे मर्जी ट्रेड करते रहो। और जब पता है इनको फर्स्ट टाइम पावर मिलती है ना, खुद गद्दी पे बैठते हैं, 45 वगैरह करने लग जाते हैं। जब ये खुद गद्दी पे बैठते हैं तब इनको रियलाइज़ होता है कि किसी की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम किसी को बिठाएंगे तो उस नखरे करेगा, ये करेगा, वो करेगा, हम खुद ही बैठ जाते हैं, खुद ही अपना प्रॉफिट कमा लेते हैं। इन्होंने बहुत सोच समझ के जो भी किया था। तो ये था हमारा। और फिर ये फ्रेंच की एंग्लो फ्रेंच रेवेलरी वगैरह आ जाती है। इसमें कुछ डुप्लेक्स वगैरह जो है फ्रेंच कमांडर, उनका बहुत नाम है। सेकंड कार्नेटिक वगैरह के लिए वॉर के लिए इनके टाइम ये फेमस हुई थी। और ये बैटल ऑफ बंदीवश जो है ये भी कार्नेटिक वॉर्स का ही पार्ट थी। कार्नेटिक वगैरह हम वॉर्स वगैरह हम अगले वीडियो में करेंगे, उनको याद करेंगे भी अगली वीडियो में। डेन्स आते हैं, ये ज़्यादा टाइम टिक नहीं पाते हैं, ये तो इंग्लिश के साथ ही लड़ भिड़ के थोड़े से टाइम में इनको वापस भेज देते हैं वो लोग। तो यहाँ पे हमारा हो जाता है ख़त्म। तो ये चैप्टर तो हो गया हमारा ख़त्म। इस चैप्टर में बेसिकली हमने ये पढ़ा है कि देखो इस चैप्टर में हमने पढ़ा है कि कैसे पुर्तगीज जो है वो स्पाइसेस वगैरह ट्रेड के लिए इंडिया आते हैं, उनको इंडिया का रूल मिलता है। फिर उसके बाद जो है इंडिया का रूल मिलने के बाद वो इस्टेब्लिश करते रहते हैं। इतने में आ जाते हैं फ्रेंच और ब्रिटिश। फ्रेंच जो पहले तो अरब लोग पुर्तगीज़ को नहीं टिकने देते हैं, फिर जब पुर्तगीज़ इस्टेब्लिश हो जाते हैं अच्छे से, इंडिया में ट्रेड वगैरह करने लग जाते हैं, शादियों वगैरह से फोर्टिफिकेशन वगैरह करने लग जाते हैं, तो फिर उसके बाद जब इंग्लिश आते हैं तो इंग्लिश को ये नहीं सह पाते हैं पुर्तगीज़ लोग जो हैं, इनका काम कर देते। इंग्लिश जो है डच को भी, पुर्तगीज़ को भी, फ्रेंच को भी वॉर्स वगैरह करके, ट्रीटीज वगैरह करके इंडिया से भगा देते हैं, सौदे वगैरह करके इंडिया में खुद रह जाते हैं। और किसी तरह से जो है बंगाल के जो मतलब एरिया है वहाँ पे अपनी फैक्ट्रीज वगैरह इस्टेब्लिश कर लेते हैं, वहाँ पे अपनी धीरे धीरे पावर इस्टेब्लिश करना शुरू करते हैं। जब मुगल एम्पायर बहुत वीक हो जाता है तब ये मुगल एम्पायर पे तभी के तभी हमला कर देते हैं। और इनकी सक्सेस का, ये हर चीज़ में इतनी अपनी सक्सेस कैसे मिल रही थी इनको, क्योंकि इनके पास पावर थी। जो इनको रॉयल चार्टर इशू हुआ था क्वीन एलिजाबेथ से, उसमें इनको बहुत ज़्यादा पावर
ओवर पावर किया गया था इनको कि ये इंस्टेंट कोई भी एक्शन ले सकते हैं। अगर इनको मिलिट्री की जरूरत है तो वो ले सकते हैं, अगर इनको कोई भी डिसीजन लेना है, कोई फाइनेंस से रिलेटेड या फिर कोई लड़ाई करनी है, कोई कहीं पे कोई चीज़ इस्टेब्लिश करनी है, तो ये इंस्टेंट रिएक्शंस ले सकते हैं। कोई पॉलिसी वगैरह बनानी है, कोई रूल वगैरह बनाना है, यहाँ तक की पावर थी इनके पास। तो इस तरह से ये अब धीरे धीरे फिर इनकी बैटल ऑफ प्लासी में ये मीर जाफर को अपनी साइड कर लेते हैं। फिर बैटल ऑफ बक्सर होती है जहाँ से इनका पॉलिटिकल बिल्कुल स्टार्ट हो जाता है कि ये शरेआम ही इंडिया पे वो इस्टेब्लिश हो जाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कार्नेटिक वॉर्स, एंग्लो मैसूर वॉर्स, एंग्लो डच वॉर्स, जितनी भी एंग्लो वॉर्स हुई थी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, बहुत लंबी चली गई है वैसे तो ये वीडियो, पर मैंने कोशिश की है कि बहुत सिंपल सी चीज़ में आपको बताया जाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कोई कमी हुई तो। थैंक यू सो मच।